हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने क्लास 10th का जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी उसको डिस्कस करना शुरू किया हुआ है एंड इसके रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है कि हमारे करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इन सब के बारे में हमने अच्छे डिटेल स्टडीज की करी है और काफ़ी क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, और कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे रिलेटेड टू दैट। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा ये जो प्यारा सा चैनल है ये ग्रो कर सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज आप अच्छी तरह जानते हो कि हम रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने के लिए या समझने के लिए पहले तो कुछ बेसिक्स को समझ लीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉपर की वायर है। अब कॉपर की वायर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप में आपको नजर आता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉपर के एटम से बना होगा। अब कॉपर का जो एटम होता है ना, उसके आउटरमोस्ट शेल में अगर आप देखोगे तो आपको दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे इसके न्यूक्लियस से काफी दूर होता है, मतलब इतना दूर तो है ही है कि कम एनर्जी देकर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को इस शेल से बाहर निकाल सकता हूं। तो बस जब आप इस वायर को रूम टेम्परेचर में लेके आते हो या कहीं पे भी रख देते हो, रूम टेम्परेचर मतलब हमारे रूम का जो टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर इतना सफिशिएंट होता है कि वो इसके आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके। अब अगर मान लीजिए कि कॉपर के दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया गया तो मुझे मिलता है कॉपर का आयन, जो कि Cu2 पॉजिटिव आयन लिखूंगा मैं यहां पे, और इसके साथ मुझे मिल जाते हैं दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब रूम टेम्परेचर इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता कि वो इस वायर को छोड़ के निकल जाए, इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, बट हाँ इतनी एनर्जी सफिशिएंट होती है कि वो इस शेल से बाहर निकल जाए और इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी उसी टेम्परेचर की वजह से, और वो मूव करने लग जाते हैं रैंडमली इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। अब सवाल सबसे पहले ये आता है कि ये रैंडमली क्यों मूव करते हैं और किस तरीके से मूव कर पाते हैं, क्या वजह है उस चीज का, और वही आपको रेजिस्टेंस समझ में आएगी। देखिए, बात बहुत सिंपल है। जब एक इलेक्ट्रॉन आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मजबूर होता है, मजबूर कैसे होता है, जब मैं मान लीजिए उसको एक सेल के साथ कनेक्ट कर दूं। अब सेल के साथ कनेक्ट करने से क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। एक्चुअली जब आप सेल कनेक्ट करते हो तो उसके अंदर एक फील्ड क्रिएट होती है, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके उस फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेलरेट करने लग जाते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस चीज को लेके, क्योंकि आपको अब हो सकता है कि समझ में ना आए और आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। बस आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमने यहां पे एक सेल कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया, तो इसमें एक फील्ड जनरेट हुई। उस फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं टू एक्सेलरेट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन जिस टाइम वो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं तो रास्ते में मिल जाते हैं आपको कॉपर के एटम्स, वो एटम जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकले नहीं है, जिनको न्यूट्रल एटम भी कह सकता हूं, या आपको मिल सकते हैं कॉपर के 2 पॉजिटिव आयंस। ये आयंस इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली बहुत ही हैवी होते हैं, और हैवी होने की वजह से ये जो आयंस हैं, ये जो एटम्स हैं, ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं करने वाले। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए ये मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि किसी वायर के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है या इलेक्ट्रिसिटी जो मूव करती है या जो करंट मूव करता है, वो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव करता है। पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके एक एंड से दूसरे एंड में जाएंगे तो क्या होगा, रास्ते में मिलेंगे उनको एक कॉपर के एटम्स या आयंस। तो बस ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसके बाद पहुंचते तो यहां से आके टकरा जाते हैं। टकराने का मतलब क्या हुआ कि कोलिजन हो गई है, और उस कोलिजन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है। लेकिन बाहर आपकी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप है, मतलब इसके अंदर फील्ड अभी भी है। वो फील्ड मेरे इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर से मूव करवाता है और उनको प्रोवाइड कर देता है काइनेटिक एनर्जी। तो होता क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन आपका एक एंड से दूसरे एंड में जाता है
तो रास्ते में ये जो कॉपर के एटम्स मिलते हैं, कॉपर के आयंस मिलते हैं, ये एक्चुअली उनके साथ टकराता है और टकराने की वजह से वो रैंडमली मूव करता है इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन, मतलब वो मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद वेरियस कोलिजन। तो जितने यहां पे आपको कोलिजन्स मिल रहे हैं उनको समझने के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए थी और उसका नाम रखा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो, या एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि कितनी ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है। तो एक बात मैं आपको यह भी समझाता हूं कि जिस पर्टिकुलर वायर के अंदर कोलिजन ज्यादा होंगी तो समझ आना कि उसके अंदर रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा ही होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में क्या होता है। मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि सेल की वजह से ये देखो, पहली बात क्या था कि एट रूम टेम्परेचर की मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन, लेकिन जैसे मैं एक सेल प्रोवाइड कर देता हूं, एक सेल लगा देता हूं, उसकी वजह से अंदर एक फील्ड जनरेट होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मजबूर हो जाते हैं टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। लेकिन जब वो एक एंड से दूसरे एंड में जाते हैं तो रास्ते में जो उन्हीं के कॉपर के एटम्स जो आयंस मिलते हैं उनसे वो कोलाइड करता है और उस कोलिजन की वजह से उनके रास्ते में उनको ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है। उसी ऑब्स्ट्रक्शन का नाम रखा गया रेजिस्टेंस। तो अगर मैं डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से करूं तो देखो क्या लिखा है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है, तो ऑब्स्ट्रक्शन किसको मिलती है, क्यों मिलती है। आई होप ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने अब स्टडी करना है कि किन फैक्टर्स पे ये रेजिस्टेंस जो है ये आपका डिपेंड करता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर ये रेजिस्टेंस जो है ये ना ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आप समझने की कोशिश करें प्लीज। अगर कंडक्टर की लेंथ, मान लीजिए सिंपल सी बात है, मान लो ये मेरी एक वायर है, ठीक है, ये वायर है, इस वायर में इसका जो लेंथ है मान लेते L है और उसी के साथ मैं एक और वायर ले लेता हूं, ठीक है, इस वायर की जो लेंथ है वो डबल है मेरे इस लेंथ के, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचना है, ठीक है, तो ऑब्वियस है इसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, मतलब रेजिस्टेंस होगी इस वायर की। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर सोच के देखो कि अगर इस केस में ये जो सेकंड वाली वायर है, अगर इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड में जा रहा है तो डोंट यू थिंक कि उसको अब इसके कंपैरेटिवली ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, मतलब ज्यादा कोलिजन्स होगी ना। तो इसीलिए हमेशा हम ये कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है मेरी वायर की वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे लेंथ का। मतलब लेंथ जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा आपकी नंबर ऑफ कोलिजन्स होती हैं, मतलब उतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कि उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये फैक्टर हमेशा याद रखें कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो लेंथ पे बिल्कुल ये डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये आपका डिपेंड करेगा। दूसरा हमारे पास आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब प्लीज इस बात को समझिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है। मैंने कहा ना कि मेरे पास एक वायर है, उस वायर को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो एक सिलेंडर की तरह नजर आता है आपका। तो सिर्फ ये वाला फेज देखो, सिर्फ ये वाला हिस्सा देखो आप। तो अगर मैं इसको यहां से देखूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एक सर्कल नजर आएगा। इस सर्कल का जो एरिया होगा उसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाता है, या फिर इसको थिकनेस ऑफ द कंडक्टर भी हम कहते हैं। अब मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक वायर है जिसका एरिया मान लो A है, और एक दूसरी वायर में ले लेता हूं, लेंथ वही की वही है, लेंथ में कोई चेंज नहीं है आपका, बस फर्क इस बात का है कि इस बार मैं जो इसका एरिया लूंगा वो इस वाले से डबल ले लेता हूं, तो डबल ऑफ एरिया ले लेता हूं। अब आप सोच के देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन को इस एंड से दूसरे एंड में जाना है तो यहां पे कॉपर के एटम्स और कॉपर के आयंस कितने एक दूसरे के नजदीक नजदीक होंगे। तो जितने कॉपर के एटम्स और आयंस एक दूसरे के नजदीक होंगे उतना मुश्किल है मेरे इलेक्ट्रॉन को उनके बीच में से जाकर के दूसरे एंड में जाना। और अगर मैं यहां बात करूं
डबल द एरिया की। अब एरिया की बात करूंगा तो जो स्पेसिस है मेरे कॉपर एटम और आयन के बीच में वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एक एंड से दूसरे एंड में जाना उतना ही आसान हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर मैं एक एरिया क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करता हूं, अच्छा मैं आपको बता देता हूं कि एरिया क्रॉस सेक्शन फाइंड कैसे करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप, मैंने कहा ना, अगर आप यहां से इसको ऑब्जर्व करो, अगर मैं मान लो यहां से इसको देखता हूं तो मुझे ये एक सर्कल नजर आता है। इस सर्कल का अपना एक रेडियस होगा, लेट इट बी आर, और क्योंकि रेडियस आर है तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया के लिए जस्ट पाई आर का स्क्वायर कर दूंगा और मुझे उसका एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता करने के लिए आपको उसका रेडियस पता होना चाहिए, और रेडियस पता होगा तो आप आराम से उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास एक वायर है जो आपकी सिलेंड्रिकल ना होकर एक पैरेललोपिपेड की तरह है ना, मतलब ये वाली लेंथ भी आपकी एल हो गई और ये वाली लेंथ भी आपकी एल है, ठीक है। और अब अगर मैं इसको यहां से ऑब्जर्व करूं नीचे से, तो ये मुझे एक स्क्वायर की तरह नजर आएगा जिसकी लेंथ एल है और ब्रेथ भी क्या है, इसकी एल ही है, राइट। तो अब अगर मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करूंगा तो वो एल स्क्वायर मैं लूंगा, ठीक है। तो मतलब समझना बहुत सिंपल है। किसी वायर को, जैसे अब ये वाली वायर है, अगर मैं इसको वायर को ऐसे देखूं तो मुझे एक सर्कल नजर आ रहा है, और क्योंकि ये मुझे सर्कल नजर आ रहा है तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं पाई आर स्क्वायर यूज करूंगा। अगर मैं इस वाली की बात करता हूं और ये मुझे एक्चुअली में नजर आ रहा है एक स्क्वायर की तरह, तो इसलिए मैं उसका एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दूंगा। अगर रेक्टेंगल नजर आता तो मैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगेन करके मैं उसका आंसर निकाल लेता। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए बात करते हैं कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड कैसे करता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। जैसे आपने देखा यहां पर, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब कोलिजन ज्यादा होंगी, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी घट जाती है, कम हो जाती है। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करा है अभी तक, यहां पर एक लेंथ हो गया, एक एरिया होगा, लेकिन एक्चुअली इसके अलावा दो और फैक्टर्स है जिस पे ये डिपेंड करता है। फिर आ जाता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। देखिए एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि हर एक मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होती है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। देखो कॉपर के कंपैरेटिवली, और कॉपर से यूज करके बनाया हुआ एलॉय जो कि हम निक्रोम है, निक्रोम में कॉपर का इस्तेमाल होता है। तो निक्रोम जो एलॉय है वो बना है कॉपर और समथिंग मिलाकर, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में आगे बताऊंगा। लेकिन उस निक्रोम की रेजिस्टेंस जो है वो कॉपर के कंपैरेटिवली 60 टाइम्स ज्यादा होती है। सो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक मटेरियल की अपनी खुद की एक रेजिस्टेंस होती है, बिकॉज ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होंगे तो रेजिस्टेंस वैसे ही कम हो जाएगा आपका। तो हर एक मटेरियल के हिसाब से हम रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकती है आपकी। तो मटेरियल पे ये बहुत ज्यादा डिपेंड आपका करता है। एंड चौथा बहुत इंपॉर्टेंट वो है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस पे इंपैक्ट पड़ता है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक सिलेंडर है, फिर से अगर मान लीजिए मैं इस वायर को गर्म कर दूं, तो गर्म करने से क्या होगा कि मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो उनको एडिशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये बौखला जाएंगे, मतलब ये तेजी से जाने की कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि ये जो कॉपर के एटम्स और जो आयंस होते हैं ना आपके, ये बेचारे खुद तो मूव नहीं कर पाते फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, बट ये करेंगे क्या, इस टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, ये अपने ही मीन पोजीशन पे, ये अपने ही पॉइंट पर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पे वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब आप खुद सोच के देखो कि जब तक ये स्टेशनरी थे तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना थोड़ा बहुत सही था, लेकिन अब अगर टेम्परेचर बढ़ाने से इन कॉपर के एटम्स और आयन के अंदर अगर अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने शुरू हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलने का जो चांस है उतना ही कम हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूं कि अगर आप एक प्योर मेटल के बारे में बात करते हो तो उस कंडीशन में हमने ये देखा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर मैं प्योर मेटल की बात कर रहा हूं, अभी मैं इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा, मैं सेमीकंडक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर मेटल, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो आई होप आपको ये चारों फैक्टर समझ में आगे होंगे, ठीक है। अब इनसे मिलकर बनता है हमारा वो फॉर्मूला जिसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो वो फॉर्मूला क्या है, कैसे इसको करना है, थोड़ा उसके बारे में भी बता देता हूं। देखिए
तो अभी हमने ये जाना कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। इसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं, मटेरियल और टेम्परेचर, वो एज ए फॉर्मूले में हम यूज नहीं करते हैं। तो बस जब आप इन दोनों को आपस में मिला दोगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आ जाएगा आपका यहाँ पर। और अब अगर मैं यहाँ पर आर जो है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम रो कहते हैं, और इस रो को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो आर हमारे पास क्या आ गया, रो एल बाय ए, और रो का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी आपके पास यहां पे होती है। एक बात आपको मैंने अब तक नहीं बताई, वो है यूनिट के बारे में। देखिए अगर मैं एसआई यूनिट के बारे में बात करता हूं फॉर रेजिस्टेंस, तो उसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। इसके लिए हम ओमेगा, जो ग्रीक सिंबल है ओमेगा, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसे भी ओम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे रेजिस्टिविटी के यूनिट की तरफ चलूं तो देखिए हमारे पास जो रो है वो आ जाएगा आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल आ जाएगा। तो आर का जो यूनिट है वो तो हो गया ओम, ठीक है, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा मीटर। लेंथ का तो मीटर ही होता है ना, तो मीटर से मीटर कटा तो आ गया ओम मीटर। तो जो ओम मीटर है वो एक्चुअली ऐसा यूनिट होता है मेरे रेजिस्टिविटी का। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक छोटी सी बात मुझे आपको और समझानी थी। रो जो है वो हमारे पास बिल्कुल आर इंटू ए इंटू एल हमारे पास यहां पे आ गया। आपको पता है कि आपका जो रो है वो न्यूमेरिकली आर के बराबर हो सकता है, और वो सिर्फ तभी हो सकता है अगर मेरे पास एक ऐसी वायर हो। एक मान लीजिए मैं एक वायर ले लेता हूं, एक ऐसी वायर है मेरे पास जिस वायर का अगर मैं लेंथ लूं तो वो 1 मीटर ही लूं, सिर्फ लेंथ 1 मीटर लूं, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अगर वो 1 मीटर स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है, तो बस उस केस में ऊपर आपका 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे मेरा 1 मीटर आ जाएगा। तो फाइनली जो रो है वो मेरे मतलब आर के बराबर आ जाएगा, जो मैंने आपको पहले कहा था। तो मैंने बहुत सिंपल सी बात आपको कही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो मेरी जो रेजिस्टिविटी है वो मेरे रेजिस्टेंस के बराबर सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है अगर मैं लेंथ को 1 मीटर ले लूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, तो ये मेरे दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे आपको एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज भी यहां पे समझानी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको मैंने ये कहा कि मेरा जो रो है, राइट, वो नहीं, मेरा जो आर है 4 फैक्टर पे डिपेंड करता था। कौन सा था? जिसमें एक मेरे पास लेंथ है, एक मेरे पास एरिया था, एक मेरा मटेरियल था और एक मेरा टेम्परेचर था। फॉर्मूले के अंदर मैंने सिर्फ 2 का इस्तेमाल किया है, लेंथ और एरिया का। इसके अंदर मुझे आपको सिर्फ 2 बातें समझानी है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि आपका जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड एरिया, आप रो एल बाय ए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आपके न्यूमेरिकल के अंदर रेडियस वर्ड यूज कर लिया गया, रेडियस जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा आर इक्वल टू रो एल बाय, क्योंकि ए को हम कहते हैं पाई आर का स्क्वायर, तो आप यहां पे दिखाएंगे। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से स्टडी करूं तो आर मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो मतलब बहुत होते हैं इसलिए समझना एक एक स्टेप होता है इसमें। तो मतलब ये कि मान लो जो मेरे पास एक वायर है, ठीक है, उस वायर का रेडियस है मान लो आर। अगर मैं मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि मैं एक नई वायर ले लेता हूं, उस वायर का जो रेडियस है वो मेरा डबल ऑफ आर है, मतलब इस वाले से डबल है, तो मेरे रेजिस्टेंस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो मेरा इसका बड़ा, और लेंथ सेम है, मतलब मटेरियल सेम है, तो मैं ये कहूंगा क्योंकि मेरा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर होता है, तो अगर मान लीजिए मैं, अच्छा इसको करने का तरीका भी होता है लेकिन चलो पहले नॉर्मल बात करते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि डबल ऑफ आर हो गया ना, तो डबल आर का स्क्वायर कर दूंगा, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आर डैश है, ये न्यू वाला है, आर डैश है। तो ये मुझे दिख रहा है कि 1/4 टाइम्स हो गया मेरा इनिशियल वैल्यू के। मेरा इनिशियल वैल्यू क्या था 1/r स्क्वायर, ये उसका 1/4 हो गया।
तो इसका मतलब है कि मेरा जो रेजिस्टेंस है 1/4 टाइम्स हो जाएगा मेरे इस वैल्यू के। तो अच्छा, न्यूमेरिकली करने का क्या तरीका होता है, जब आप ये देख लो कि किसी दो फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है, जैसे ये कर रहा है, तो आपने क्या करना होता है, R1/R2 इज इक्वल टू, ये नीचे वाला फिर क्योंकि इनवर्सली है ना, तो R1 का नीचे आएगा R1 स्क्वायर और R2 का ऊपर आ जाएगा R2 स्क्वायर, ये करना होता है। तो R1 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वैल्यू को, 2 रिप्रेजेंट करता है फाइनल वैल्यू को, ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहां पे उसने बोला है इनिशियल वैल्यू R है, तो R डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R2 जो नया वाला रेजिस्टेंस है 2R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल वाला R था। तो आप देख सकते हो R2 आ जाएगा आपके पास R डिवाइड बाय 4। तो आप देख सकते हो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाती है अगर आपका रेडियस मैं डबल कर देता हूं। लेकिन अगर यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे होते, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब आपका डबल होता है तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाती है, क्योंकि यहां देखो ना, इस वाले में देखो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ये रेडियस के परस्पेक्टिव देखा है तो उसका स्क्वायर है। तो प्लीज ये छोटी छोटी बातें होती है, ये अगर आप समझेंगे तभी जाके आप गंदे गंदे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। छोटी छोटी बातें जरूर हैं बट इंपॉर्टेंट बहुत होती है। ये एक बात समझ में आ गई। इसके अलावा मुझे एक और बात बतानी थी आपको, ये जो रो है ये ना तो आपका एरिया पे डिपेंड करता है ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पे, ठीक है, मटेरियल पे, और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसलिए तो हम कहते हैं कि R 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन उसमें रो रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक डिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी इसी को कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, मटेरियल और टेम्परेचर पे। तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये कि मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास दो वायर्स हैं, ठीक है, एक वायर का लेंथ मान लेते L है और दूसरा वायर है, सेम मटेरियल है, सेम सब कुछ है, बट लेंथ इसका डबल है, मतलब 2L है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस इससे डबल होगा क्योंकि 2L हो गया। लेकिन अगर मैं रेजिस्टिविटी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इस वाले वायर की रेजिस्टिविटी और इस वाले वायर की रेजिस्टिविटी एग्जैक्टली सेम होगी, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टिविटी। तो इन दो बातों को समझो प्लीज, ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं नोट में भी आपको काफी बातें समझाऊंगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो नोट क्या है, नोट सबसे पहला ये है हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा कि एक प्योर मेटल की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है या टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन जो एलॉयज होते हैं लाइक मैंगनीन, कंस्टेंटन, निक्रोम, उनको टेम्परेचर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और दूसरी बात, इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर या एल्यूमिनियम या सिल्वर के। इसलिए बाजार में बनने वाले जो रेजिस्टर्स होते हैं ना, रेजिस्टर्स जो होते हैं उनमें हम ये मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें दो प्यारी बातें हैं। हम कोई अगर हमसे पूछ लेता कि बाहर में बनने वाले जो रेजिस्टर होते हैं, रेजिस्टर जो होते हैं वो हम मैंगनीन या कंस्टेंटिन का क्यों बनाते हैं, तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर रहेगा, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक तो उसकी हाई रेजिस्टेंस है। अब हाई रेजिस्टेंस होने से क्या फर्क पड़ेगा यार, देखो यही फर्क पड़ेगा कि मेरे पूरे सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करना है तो मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले तो इसके हाई रेजिस्टेंस होता है। दूसरी बात, ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर पाता, मतलब ये कि तुम टेम्परेचर का राइज करोगे फॉल करोगे तो मेरे ओवरऑल इसके रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें तो मार्केट से ऐसे रेजिस्टेंस की तो रिक्वायरमेंट चाहिए कि जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मैंने एक बार सर्किट में यूज कर लिया उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही रहे, वो चेंज ना करे। तो इसलिए बेस्ट है कि आप मैंगनीन या कंस्टेंटन का रेजिस्टर जो बना होता है उसका इस्तेमाल करें, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो एक बात हमेशा प्लीज याद रखें कि ये मेरे वायर के लेंथ या एरिया जिसको हम थिकनेस कहते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर मतलब होता है मटेरियल कौन सा है, दूसरा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये बात ध्यान रखना, इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा सारा कुछ चीज में से, ठीक है। ओके, अब अगर आपको मान लीजिए ये स्टेटमेंट आ जाती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस वन ओम मीटर, तो इसका क्या मतलब है।
तो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि सपोज कर लेते, अब अगर आपको ये स्टेटमेंट आ जाए तो उसका मतलब है कि मान लीजिए आप एक कॉपर की वायर ले लेते हो, सपोज यू हैव अ कॉपर वायर, और इस कॉपर वायर की जो लेंथ है अगर आप 1 मीटर ले लेते हो और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस वायर की जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम। आपको मैंने बताया ना कि जब लेंथ 1 मीटर होता है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है तो रो एक्चुअली आर के बराबर हो जाता है। तो अगर किसी की रेजिस्टिविटी मुझे पता है तो मैं उससे ये चीज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक वायर 1 मीटर ले लूं और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो यार वो इतना ओम जो है रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है। और यहां से मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं बेटा, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। इसलिए नोट के अंदर मैंने सबसे पहले ये लिखा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव अ लो रेजिस्टिविटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी। तो जब मैंने उसके टेबल को देखा ना यार किसकी कम है किसकी ज्यादा, तो पता लगा जो सिल्वर है या हमारे पास गोल्ड होता है यार उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सिल्वर मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बट महंगा बहुत होता है, तो इसलिए हम उसको इतना इस्तेमाल नहीं करते। इंस्टेड ऑफ दिस हम कॉपर या एल्यूमिनियम मतलब के बने हुए वायर्स का इस्तेमाल करते हैं करंट की ट्रांसमिशन के लिए। एक तो वो लो रेजिस्टिविटी तो है ही है और थोड़े चीप प्राइस के भी होते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो ये दो नोट समझ में आगे होंगे आपको ना, गुड। इसके अलावा अगर मैं किसी एलोय के बारे में बात करता हूं जैसे मैंगनीन, कंस्टेंटन, निक्रोम की अगर बात करता हूं तो उनकी रेजिस्टिविटी उनसे बने हुए मेटल से बहुत ज्यादा होती है। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर मैं मान लीजिए यहां पे आपको एक मैंगनीन का एग्जांपल देता हूं, तो मैंगनीन बनता किससे है? इसमें सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है कॉपर, ठीक है। इसके अलावा चाहिए होता है मैंगनीज, मैंगनीज चाहिए होता है। इसके अलावा इसमें चाहिए होता है बेटा आपके पास निकल, ठीक है। तो ये तीन चीजों से बना हुआ है। लेकिन मजे की बात यहां पे ये है कि अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस पता करूं या इसकी रेजिस्टिविटी पता करूं तो इन कंपैरिजन टू कॉपर इसकी रेजिस्टिविटी 25 टाइम्स ज्यादा होती है। तो एलॉयज की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दो मेटल्स जिनको मिलाकर ये बनाया गया है। उस तरह दो एग्जांपल और प्यारे एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कि अब मैं कॉन्स्टेंटन के बारे में बात करता हूं। अब ये जो कॉन्स्टेंटन बना है ये बना है कॉपर और निकल से, ठीक है, और ये निकल से बना हुआ है। और अगर मैं इसकी रेजिस्टिविटी की बात करूं तो कॉपर की कंपेरेटिवली इसकी रेजिस्टिविटी 30 टाइम्स होती है। उसी तरह अगर मान लीजिए मैं यहां पे निक्रोम के बारे में बात करता हूं, ठीक है। अब निक्रोम जो है वो बना होता है आपका निकल, पहले तो निकल है, निकल से बना होगा। क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम का इसमें इस्तेमाल होता है। मैंगनीज का इस्तेमाल होता है, मैंगनीज का इस्तेमाल होता है, आयरन का इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के इन चार चीजों का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से आपका निक्रोम वायर जो है वो बनाया जाता है। और आप मानेंगे कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो कॉपर की कंपेरेटिवली 60 टाइम्स ज्यादा होती है, 60 टाइम्स ज्यादा होती है। तो आपको पता है कि आपके घर में जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, टोस्टर के बारे में बात करें, तो उनके अंदर हम जानबूझ के एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पे अगर मैं जैसे इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में यहां पे दिखा रहा हूं आपको, तो इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर हम निक्रोम का इस्तेमाल यहां पे करते हैं। लेकिन अब मन में सवाल आता है कि सर आप निक्रोम का इस्तेमाल क्यों करते हो? तो मैं इसके दो प्यारे प्यारे आपको रीजंस बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले देखो इसमें रीजन हमारा यही आता है क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ही हाई है। और हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से जब हम करंट इसमें से पास करेंगे तो ये ज्यादा हीट अप हो जाएगा। मैंने कहा ना 8 डायरेक्टली पोर्शन टू टेम्परेचर, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो मतलब ज्यादा टेम्परेचर एक्वायर करेगा, तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो यही तो हमारा पर्पस होता है इलेक्ट्रिक आयरन का। तो इलेक्ट्रिक आयरन के बेस को गर्म करने के लिए हम निक्रोम वायर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले तो कॉपर की कंपेरेटिवली 60 टाइम्स ज्यादा तो इसकी रेजिस्टिविटी है, तो ये हीटअप भी बहुत ज्यादा करेगा और इसका जो नीचे वाला बेस है वो अच्छे से गर्म हो पाएगा। ठीक है, तो पहले तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा। दूसरी बात ये है, इट डू नॉट
अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती, ये ब्रेक डाउन नहीं होता, इस चक्कर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और तीसरा एक और मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूं कि इसकी रेजिस्टिविटी में या इसकी रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज नहीं आता विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो मतलब अगर आप इसका टेम्परेचर मान लीजिए अगर हाई भी होता है, टेम्परेचर अगर उसका बढ़ा भी दूंगा तो मेरे जो निक्रोम की रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है। इस चक्कर में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीन बेसिक बातें हैं। पहली बात तो देखो ऊपर लिखी हुई है कि भाई तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है तो ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाएगा, ज्यादा हीटअप होगा एज कंपेयर टू किसी और एलॉय के। दूसरा, ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होगी, क्योंकि अगर इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है तो ये ब्रेक डाउन बिल्कुल नहीं करेगा आपका और ऐसे का ऐसा रहेगा थ्रू आउट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये इसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड नहीं करती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसके रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा ही आपका रहता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप ये बात अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि रेजिस्टिविटी जितने भी मेटल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ साथ, लेकिन कुछ इंसुलेटर्स हैं जैसे कि अगर देखो ये एबोनाइट रोड है, ग्लास रोड है, डायमंड की अगर बात करता हूं तो इंसुलेटर्स है ये, और ये मेरे टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है। पहली बात तो इंसुलेटर वो भी होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, तो अगर उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट रहेगा उनके कोलिजन्स के ऊपर, राइट। सो नहीं, लेकिन हाँ वो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस जो ना आपके कंडक्टर्स हैं ना जो आपके इंसुलेटर, जो इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं उनको कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये जो आप देख रहे हो ये मेरा सिलिकॉन है, ये मेरा जर्मेनियम है। इनकी एक बहुत अनयूजुअल चीज हमें दिखती है और वो ये है कि जैसे मेटल के अंदर अगर आपके टेम्परेचर को राइज करते थे तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ती है, राइट। इनके अंदर उल्टा होता है। मतलब ये कि अगर आपके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर आपके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो आपकी उल्टा डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो इनका आप पता है आपको ट्रांजिस्टर्स में इनका इस्तेमाल होता है, जितने भी मदरबोर्ड्स होते हैं उन सब में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। सो आई होप आपको ये सब बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, ये सब सारी चीजें अच्छी तरह आ गई होंगी, राइट। बस लेकिन वीडियो भी खत्म नहीं हुआ, अभी हमें 2-3 न्यूमेरिकल्स भी तो करने हैं इसके रिलेटेड, तो जल्दी से हम वो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, बात करते हैं अपने सबसे पहले न्यूमेरिकल के साथ। कहते हैं कि कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ओके, तो लेंथ हमें पहले दिया हुआ है, चलिए पहले लेंथ की बात कर रहा है तो लेंथ कर लेते हैं। तो हमें लेंथ दिया हुआ है वो है 2 मीटर का, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमें 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली ऐसा यूनिट है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेजिस्टेंस भी हमें बोला गया है, दिया हुआ है, दैट इज 2 × 10⁻⁻² ओम्स हमें दिया हुआ है। वो कह रहा है कि यार रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करके दीजिए मेरे को। देखिए कितना आसान है, हमें पता है कि R = ρL/A होता है हमारे पास, तो रो हो जाएगा R × A/L। R है मेरे पास 2 × 10⁻⁻²। L की बात करो तो 2 नहीं, L नहीं, एरिया, तो एरिया आएगा 1.7 × 10⁻⁻6, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 2। अब ध्यान से देखिए बेटा, 2 से 2 आपका यहाँ कैंसिल हो गया। इसके बाद 1, ये 1 है, याद रखें ये 1.7 है। सो 1.7 इंटू बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दीजिए, तो -6 -2 करेंगे तो -8 होगा, तो यहाँ -8 आ गया। बाकी आप इसके यूनिट को जानते हैं, ओम मीटर। तो इस तरीके से आप अपना पहला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर कहता है, बड़े ध्यान से समझना प्लीज, कहता है कि ए कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। ओके, डायमीटर, अब देखो डायमीटर की बात आ गई, मतलब रेडियस की बात आ गई, मतलब फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा आपका। फिर वो कहता कि इसमें 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक दिस रेजिस्टेंस 10 ओम। ओके, देखिए सबसे पहली बात क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे ए पार्ट का, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, एक एक स्टेप को गलती ना हो। सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे दिया है डायामीटर,
डायमीटर जो है कैपिटल डी है और ये मेरे को 0.5 mm दिया हुआ है। तो mm जो है 1 mm 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। 1/1000 ऑफ ए मीटर होता है ना, तो मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, तो आपका देखो यहीं पे ही आ गया। तो सबसे पहले मुझे इसका रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेडियस जो है जिसको हम आर कहेंगे, आपको पता डिवाइड बाय 2 किया है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ मीटर, जो कि हो गया 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये आपका रेडियस यहाँ पे आपको मिल चुका है। जो रेजिस्टेंस हमें चाहिए वो कैपिटल आर, वो हमें 10 ओम यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, रेजिस्टिविटी और लेंथ मांग रहा है ना, ठीक है। रेजिस्टिविटी मतलब रो हमें 1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, बस अब मुझे इनको बेसिकली सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि R जो है वो रो L बाय ए होता है, और अगर L निकालना है तो R A डिवाइड बाय रो हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाऊंगा वो नीचे आएगा, राइट। तो इस तरह से मैंने इसको चेंज किया है। एक बार मैं देख लेता हूं, हाँ ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, डन, ये आ गया। R यहाँ पे 10 लिया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके अलावा अब यहाँ पे एरिया नहीं मैं यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया ना बोलकर रेडियस दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये ऐसे आएगा आपके पास। और पाई की वैल्यू आप 3.14 या 22/7 डाल सकते हो, डिवाइडेड बाय रो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ये आपके पास, मेरे पास ये आ गया, ठीक है। बस आपने इसको सॉल्व करना था, आपका 122.7 मीटर सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन देखो आपको करनी पड़ेगी। तो आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन, एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन है तो क्या कर सकते हैं, वो कैलकुलेट करेंगे आप इसको। तो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आराम से किया जा सकता है, ठीक है जी। ओके, अब आता है बी पार्ट। कहता है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में पहले समझा देता हूं। सॉल्यूशन क्या है इसका? पहली बात तो आर होता है रो एल बाय ए। अगर मुझे यहां पर रेडियस दिया होता तो मैं पाई आर स्क्वायर डाल देता। रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो R इक्वल टू रो L डिवाइड बाय पाई डायमीटर डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनल R आ जाएगा मेरे पास आफ्टर सॉल्विंग दिस, रो L और नीचे वाला जो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा वो ऊपर आएगा, नीचे आ गया पाई डी स्क्वायर। मोटी मोटी बात यहां पे ये है कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है आपका। तो मैंने कहा था ना इसको फॉर्मूले में कैसे बनाना होता है। देखिए R इनिशियल बाय R फाइनल इज इक्वल टू 1 2 की जगह पे इनिशियल फाइनल लिख दो, क्योंकि इनवर्स है तो डायमीटर फाइनल ऊपर आएगा, डी फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाय डी इनिशियल का स्क्वायर। तो ये रहा आपका। अब R इनिशियल हमें 10 दिया हुआ है ओम, ये दिया हुआ, देखो यार ये दिया हुआ है, ठीक है जी। इनिशियल डायमीटर डी इनिशियल आपको मतलब डी ही मान लेते हैं, डी फाइनल उसने कहा डबल हो जाएगा इनिशियल के, तो 2D हो जाएगा। आर फाइनल मुझे फाइंड करना है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। तो आर इनिशियल 10 है, आर फाइनल मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल टू डी फाइनल मतलब 2D का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा अकेला डी स्क्वायर। समझ में आ गया जी?
इसको थोड़ा मैं यहां ले जाता हूं, तो यह आ गया 10/RF इज इक्वल टू 4D² डिवाइडेड बाय D², राइट। ये आ गया आपका D², D² से D² कैंसिल, तो लीजिए R फाइनल जो है वो D का 4 आ गया, मतलब 1/4 टाइम्स हो जाएगा आपका। बाकी तो अगर आपने इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 ओम आपका एग्जैक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना था ये वाला न्यूमेरिकल। वेरी गुड। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आज के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। कहता है कि 6 ओम रेजिस्टर वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, ओके, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग बट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका। अब इसको थोड़ा ध्यान से और ढंग से समझना। एक बात समझने की कोशिश करें बेटा आपका, कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी एक वायर होती है, उस वायर का मान लेते हैं कि लेंथ जो है L है और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लेते A है। अगर आप इस वायर को स्ट्रेच कर दोगे, स्ट्रेच खींचोगे, तो स्ट्रेच करने से क्या होता है कि उसका जो एरिया होता है वो कम हो जाता है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कम हो जाता है व्हेन यू स्ट्रेच इट। अब कितना कम होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कितना लेंथ वाइज आपने उसको स्ट्रेच किया है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप मान लेते हैं कि लेंथ जो है डबल कर देते हो आप खींचकर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्चुअली में हाफ हो जाएगा आपका। तो जिस रेशियो में आप लेंथ को बढ़ाते हो उसी रेशियो में एरिया आपका घटता है। सेम आपका फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट भी है कि अगर आप किसी वायर को फोल्ड कर देते हो, तो फोल्ड करने का मतलब हुआ कि लेंथ जो है आपने कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका बढ़ जाएगा ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है, और पहले लेंथ L थी, आपने उसको आपस में कर दिया फोल्ड, और फोल्ड करने से लेंथ हो गया हाफ, एग्जैक्टली फोल्ड कर दिया आपने, हाफ कर दिया। तो लेंथ अगर हाफ कर दोगे तो उसी प्रोपोर्शन से एरिया फिर बढ़ेगा, इनवर्स होता है, हमेशा याद रखना। तो अब इसका एरिया क्वेश्चन हो जाएगा 2 ऑफ A। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायर का जो वॉल्यूम है ना वो कांस्टेंट रहता है। किसी भी वायर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम एरिया इंटू लेंथ करते हैं। अब आप खुद सोचो, देखो कि मेरे पास एरिया इनिशियल लेंथ इनिशियल शुड बी इक्वल टू एरिया फाइनल लेंथ फाइनल। तो वॉल्यूम जो है मेरे वायर का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्ट्रेच करो चाहे फोल्ड करो। तो अब इस क्वेश्चन में जैसे वो कह रहा है इनिशियल मान लो एरिया A है, लेंथ इनिशियल मान लो L है, ठीक है, लेकिन उसने कहा कि उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने का मतलब हो गया L फाइनल हो गया L/2, तो A फाइनल मुझे निकालना है। तो ये लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो A फाइनल आप देख सकते हो बेटा ऑटोमेटिकली डबल ऑफ A आ चुका है, जो मैं आपको ऑलरेडी यहां पे समझा रहा था, ठीक है। बस अब आपको बताता हूं कि इसको करना कैसे, इसको सोल्व कैसे करना। बहुत सिंपल होता है, बट इस बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी आप ये न्यूमेरिकल सोल्व कर पाते। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं R इनिशियल की बात करूं तो ऑब्वियस है वो रो L/A होगा, मतलब इनिशियल लेंथ L मान लिया है और एरिया A है। लेकिन जब उसने कहा R फाइनल के बारे में, तो वो रो लेंथ जो है वो कहता भाई डबल अप बाय फोल्डिंग, ठीक है ना। तो मतलब लेंथ जो है मैं इसका क्या ले लूंगा, यहां पे हाफ ले लूंगा, ठीक है। अब लेंथ जो है मान लीजिए मैंने इसकी हाफ कर दी, तो ये हो गया L/2, और उसके पर्सपेक्टिव में जो एरिया है वो आपका हो जाएगा डबल, जो उसने बोला। तो डबल एरिया होने का मतलब हुआ यहां पे आ गया 2A। समझ में आया मैंने क्या किया? अगर नहीं आया तो मैं एक स्टेप और इसमें इंक्लूड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, तो L फाइनल क्या है, L/2 है, और A फाइनल क्या है मेरा डबल ऑफ A है, जो मैं ऑलरेडी यहां से फाइंड कर चुका हूं। देखिए, तो रो L फाइनल डिवाइड बाय A फाइनल, तो मतलब रो L फाइनल मतलब हो गया L/2 और A फाइनल मतलब हो गया 2A। तो ऑटोमेटिकली 2 नीचे जाएगा तो बनेगा 1/4 ऑफ रो L/A, और रो L/A किसके बराबर था, R इनिशियल के, तो मतलब 1/4 टाइम्स ऑफ R इनिशियल हो जाएगा। R इनिशियल हमें कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 3/2 कट के 3/2 या 1.5 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से समझे। कॉन्सेप्ट एक ही है कि अगर आपके पास कोई भी एक वायर है, वायर को अगर आप स्ट्रेच करते हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसी रेशियो में कम हो जाता है,
और अगर किसी वायर को आप फोल्ड करते हो तो उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से एरिया जो है वो आपका बढ़ जाता है। आई होप आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस, फैक्टर्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, न्यूमेरिकल रिलेटिविटी, ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया, रेजिस्टिविटी के बारे में हमने स्टडी किया, फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया, हमने एलॉयज के बारे में, उसकी रेजिस्टिविटी के बारे में स्टडी किया। तो बहुत कुछ हमने स्टडी किया है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।